आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं दिव्यांश गायरी। और जैसा कि आपको पता है हमारा यहाँ पर हम साइंस के लाइव सेशन चला रहे हैं और आज का जो सेशन होने वाला है वो है रेस्पिरेशन के ऊपर। और जैसा कि आपने सैटरडे का जो सेशन हुआ था पार्ट 1 था, और आज जो सेशन होने वाला है रेस्पिरेशन पार्ट 2 सीरीज़ लेके मैं आ गया हूँ। 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आगामी जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे रीट की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे लेब असिस्टेंट, इन सब के हिसाब से ये वाला जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, हम शुरू करने वाले हैं कुछ ही देर में। चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़ पाए और वो भी लाभान्वित हो पाए, है ना। आज के जो सेशन होने वाला है वो रेस्पिरेशन के ऊपर पार्ट 2 में लेके आए हैं, जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जल्दी से आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। फिर हम शुरू करने वाले हैं आज का लाइव सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। रेस्पिरेशन टॉपिक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लाइव सेशन का। चलिए, लेरिंग्स इज फाउंड इन, है, लेरिंग्स के बारे में पूछा है। लेरिंग्स किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए, मेंढक तथा खरगोश दोनों में पाया जाता है। मेंढक तथा खरगोश दोनों में अनुपस्थित होता है, या मेंढक परंतु खरगोश में अनुपस्थित होता है, खरगोश में परंतु मेंढक में अनुपस्थित होता है? बताइए, आपको कमेंट करके बताना है। लेरिंग्स के बारे में, लेरिंग्स जो होता है साउंड बॉक्स होता है हमारे गले में जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो लेरिंग्स के बारे में पूछा है। खरगोश और मेंढक में क्या स्थिति होती है? पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, या फिर मेंढक में पाया जाता है परंतु खरगोश में एब्सेंट होता है, या फिर खरगोश में पाया जाता है लेकिन मेंढक में अनुपस्थित होता है? बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर आपको करना है। जल्दी से कमेंट करके आंसर करिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट के आंसर की बात करें तो लेरिंग्स जो होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग जो बॉक्स होता है, वो दोनों में पाया जाता है। फ्रॉग में भी होता है और रेबिट में भी पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि रेबिट और फ्रॉग दोनों में साउंड प्रोड्यूसिंग जो बॉक्स होता है, लेरिंग्स जो होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है ना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है श्वसन क्रिया हेतु कौन सी संरचनाएं उत्तरदायी होती है ना। व्हाट स्ट्रक्चर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस? ब्रीदिंग प्रोसेस हो के लिए कौन सी जो संरचनाएं वो जरूरी है? ऑप्शन ए पढ़िए, श्वास नली तथा एल्वेलाई। ऑप्शन बी, लेरिंग्स तथा ब्रोंकाई। ऑप्शन सी, पसलिया तथा इंटरकोस्टल पेशिया। और ऑप्शन डी, इंटरकोस्टल पेशिया तथा डायफ्राम। जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है सेकंड का आंसर। चलिए देखते हैं सेकंड का आंसर। देखिए, इसमें पूछा है कि ब्रीदिंग जो प्रोसेस है उसमें कौन सी संरचनाएं ज़रूरी होती है ना, कौन सी संरचनाएं आवश्यक होती है या रेस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए पढ़िए, ट्रेकिया और एल्यूलाई। एल्यूलाई में तो गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? फाइनल जो गैस का एक्सचेंज होता है, छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिनको हम लंग्स की यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स की यूनिट्स बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसमें फाइनली यहाँ पे ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में होती है और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन एंटर करती है और
जो वेस्ट के रूप में CO2 होती है वो एल्विलाई के थ्रू बाहर आ जाती है ना। तो यहाँ पे तो गैसेस एक्सचेंज होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस यहाँ पे नहीं होती है। ट्रेकिया में भी एयर के लिए ट्रेकिया से एयर एंटर करती है ना, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लेरिंग्स तो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स होता है जैसा कि हमने देखा, तो ये और ब्रोंकाई में एयर पास होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। रिब्स क्या होती है? रिब्स तो प्रोटेक्शन का काम करती है। रिब्स क्या होती है? हमारे थॉरेक्स रीजन में होती है, और जो लंग्स है उसको प्रोटेक्शन का काम कर रही है ना, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल हालांकि हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में काम आती है, लेकिन ये वाली चीज़ गलत होगी, इसलिए पूरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर बचा लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम ये दो संरचनाएं ऐसी होती है जो ब्रीदिंग प्रोसेस में हेल्पफुल होती है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। विच फीचर्स डिस्टिंगाइज ब्रोंक्योल्स फ्रॉम ब्रोंकाई? ब्रोंकाई को ब्रोंक्योल से किस लक्षण द्वारा पृथक किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए, ब्रोंक्योल्स 1 mm से कम व्यास वाले होते हैं। बी, ब्रोंक्योल्स की भित्ति में कार्टिलेज पाया जाता है। ऑप्शन सी, बड़े ब्रोंक्योल्स को संयोजी उत्तक द्वारा आधार प्रदान किया जाता है तथा ये इंटरलोब्यूलर सेप्टा की ओर फैले रहते हैं। या फिर डी, ए और बी बोथ। ठीक है, बताइए, थर्ड का आपको कमेंट करके बताना आंसर। चलिए, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल के लक्षण की बात करें तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सी वाला ऑप्शन में क्या बात लिखी हुई है, बड़े ब्रोंक्योल्स को संयोजी उत्तक द्वारा आधार प्रदान किया जाता है तथा ये इंटरलोब्यूलर सेप्टा की ओर फैले रहते हैं ना, ये बात जो होती है वो ब्रोंकाई को ब्रोंक्योल से डिफरेंट अलग करती है ना, ये एक यूनिक कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, द लेरिंगोफेरिंग्स ओपन्स इनटू, है ना, लेरिंगोफेरिंग्स किस में खुलता है, ये आपको बताना है। आई थिंक अब क्लियर होगा। चलिए, लेरिंगोफेरिंग्स जो संरचना है वो किस में ओपन होती है? इसोफेगस में ओपन होती है, या ट्रेकिया में, या लेरिंग्स में, ठीक है, या लंग्स में? बताइए जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है फोर्थ का आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। लेरिंगोफेरिक्स जो संरचना होती है वो लेरिंग्स में ओपन होती है। किस में ओपन होती है? लेरिंग्स, जो साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स जो होता है उसी में ओपन होती है ना। लेरिंगोफेरिक्स जो होता है वो किस में ओपन होगा? लेरिंग्स में ओपन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, बताइए। नासिका का विभाजन एक सेप्टा तथा कई उभारों के द्वारा होता है ना। नासिका का विभाजन एक सेप्टा तथा कई उभारों के द्वारा होता है। इन उभारों को क्या बोलते हैं? नासिका के अंदर जो उभार होते हैं उनके द्वारा विभाजन होता है, उन उभार का नाम पूछा है ना। ट्रिब्यूटरीज, एल्वेलाई, टर्बिनेट्स, या नन ऑफ दिस? बताइए जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं फिफ्थ का आंसर। आंसर की बात करें तो इसमें ट्रिब्यूटरीज जो होते हैं उन उभार को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का। चलिए सिक्स की तरफ बढ़ते हैं।
2 बार फिफ्थ आ गया शायद, 1 मिनट। फिफ्थ, यस, कोई बात नहीं। चलिए 6 की तरफ देखते हैं। वॉट इज़ ट्रू अबाउट हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन के बारे में क्या सत्य है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यह डाइपेप्टाइड है तथा गर्म रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है। या फिर बी, यह केंचुए में रक्त प्लाज्मा में गुलित अवस्था में उपस्थित होता है। या सी, यह स्तनियों में डाइपेप्टाइड तथा लाल रक्त कणिकाओं में स्थित होता है। या फिर डी, यह बिच्छू में प्लाज्मा में गुलित अवस्था में उपस्थित होता है। सी, सॉरी, 6 का कमेंट करके आपको बताना है, जल्दी से आप बताइए। चलिए बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज़ डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पल्सेस इन ब्लड वॉर्म्स, नहीं, ये रॉन्ग हो गया। देखिए इट इज़ प्रेजेंट इन द डिजोल्व स्टेट इन द ब्लड प्लाज्मा इन अर्थवर्म, ये भी रॉन्ग हो गया है। सी वाला पढ़ते हैं। इट इज़ डाइपेप्टाइड, बिल्कुल सही बात है, इन मेमल्स एंड लोकलाइज इन रेड ब्लड, बिल्कुल सही बात है, ये वाला ऑप्शन अभी तक सही है। फिर देखिए इट इज़ प्रेजेंट इन द डिजोल्व स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा, नहीं, डिजोल्व स्टेट में नहीं होता है, रॉन्ग हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 का आंसर आपको करना है। हीमोसाइनिन इज फाउंड इन, है, हीमोसाइनिन किस में पाया जाता है वो आपको बताना है। नेरीज में, लीच में, अर्थवर्म में, या फिर प्रॉन में। हीमोसाइनिन जो एक ब्लड में पिगमेंट होता है, जैसे अभी हीमोग्लोबिन था, है ना, वैसे ही हीमोसाइनिन की बात करी गई है, ये भी ब्लड पिगमेंट है ना। हीमोसाइनिन के कारण ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा आता है? ब्लड का जो कलर होता है वो ब्लूइश हो जाता है ना, ब्लू कलर होता है, क्योंकि इसमें कॉपर होता है ना। चलिए बताना है आपको, इसमें ऑप्शन नेरीज है, लीच है, या फिर अर्थवर्म, या फिर प्रॉन है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। 7 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए हिमोसाइनिन जो होता है वो उसके ब्लड पिगमेंट होता है, इसके कारण क्या होता है, ब्लड का कलर ब्लूइश आता है, क्योंकि इसमें कॉपर होता है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? क्रस्टेशिया जो होता है, एक ऑर्डर होता है क्रस्टेशिया, है ना, ऑर्थोपोडा का एक ऑर्डर है। ऑर्थोपोडा जो फाइलम है, ऑर्थोपोडा जो एक फाइलम है, ठीक है, इसका जो ऑर्डर है क्रस्टेशिया, ये इसमें क्या आते हैं? क्रस्टेशिया में सारे एक्वेटिक इंसेक्ट आते हैं। क्या आते हैं? एक्वेटिक इंसेक्ट। मोस्टली इनमें हिमोसाइनिन होता है ना। तो प्रॉन जो होता है, झींगा जो होता है, झींगा मछली भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लड पिगमेंट हिमोसाइनिन होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 का आंसर आपको करना है। अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स ऑलवेज ट्रैप्ड इन रेस्पिरेटरी पैसेज इज कॉल्ड, है ना, श्वसन मार्ग में शेष रही वायु को क्या कहते हैं? हमारा पूरा जो श्वसन मार्ग है ना, ट्रेकिया है ना, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर एल्यूलाई, इन सब में जो कुछ वायु जो पड़ी रहती है, हमेशा मौजूद रहती है, उस वायु श्वसन मार्ग में शेष रही उस एयर को हम क्या बोलेंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है। डेड स्पेस बोलेंगे, डेड वॉल्यूम बोलेंगे, बोथ ए और बी दोनों बोलेंगे, यूज्ड एयर वॉल्यूम बोलेंगे, बताइए। 8 का आंसर आपको करना है। चलिए देखते हैं 8 का आंसर। देखिए जो वायु हमारे वायु मार्ग में पड़ी रहती है उसको बोलते हैं डेड स्पेस। क्या बोलते हैं? डेड स्पेस, ठीक है। इसको रेजिड्यूअल वॉल्यूम भी बोलते हैं, रेजिड्यूअल
वॉल्यूम भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कितना होता है, 1200 ml, कितना होता है, 1200 ml होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नाइन्थ का आंसर आपको करना है, द रिलेटिव प्रोपोर्शन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज एंड O2 एब्जॉर्ब, है ना। इन इंस्पिरेशन इज टर्म एज, शोषण में CO2 का विमुक्तिकरण होता है, CO2 जो होती है हमारे द्वारा छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन ग्रहण करी जाती है ना। ऑक्सीजन का अवशोषण के आयतन के मध्य के अनुपात को क्या करेंगे, है ना। CO2 का तो सॉरी रेशियो पूछा है, CO2 तो विमुक्तिकरण होता है और ऑक्सीजन जो होती है वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज बोला जाता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट बोला जाता है, रेस्पिरेटरी फेज बोला जाता है, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसके आंसर की बात करें, CO2 बटा O2 का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। क्या बोलते हैं, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी कोशेंट श्वसन भागफल कहा जाता है ना, रेस्पिरेटरी कोशेंट RQ, ठीक है। चलिए शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं 10th की तरफ। देखिए मैक्सिमम एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इज, है ना, मैक्सिमम एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना होता है, सॉरी मैक्सिमम एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना होता है, मतलब अधिकतम आप कितनी सांस छोड़ सकते हैं ना। नॉर्मल जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मल जो संवातन, नॉर्मल जो ब्रीदिंग के टाइम में हम कितनी एयर लेते हैं, 500 ml, है ना, 500 ml ले रहे हैं 500, है ना। लेकिन मैक्सिमम एक्सपायरेटरी संवातन, है ना, अधिकतम निःश्वसनीय आयतन कितना हो सकता है ना, अधिकतम एयर कितनी हम छोड़ सकते हैं ना, ये पूछा है आपको। कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताइए कमेंट। चलिए इसका अगर स्टैंडर्ड आंसर की बात करें तो 1100 ml तक माना जाता है ना, पर 1100 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे ऑप्शन क्लोज जो 1100 के क्लोज है वो 1000 ml है, तो 1000 ml को हम टिक कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फेफड़ों की जैविक क्षमता के बराबर है ना, फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी पूछी है, वाइटल कैपेसिटी कितनी है फेफड़ों की, ये आपको पूछा है, आपको बताना है। 4000 ml, 2200 ml, 1100 ml या 500 ml, ठीक है। फेफड़ों की जैविक क्षमता, जैवीय क्षमता के बराबर है, जैविक क्षमता किसके बराबर है ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए कमेंट करके, 11 का आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए वाइटल कैपेसिटी की बात करी गई तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना, VC बराबर होता है नॉर्मल जो अपन ले रहे हैं ना, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल जो संवातन हो रहा है उसको वो ऐड कर देंगे 500 ml जो हम नॉर्मल संवातन जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसमें वो आ जाएगा, प्लस IC प्लस IRV, है ना, सॉरी ERV, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो IC कितना होता है, IC जो होता है वो 3000 ml होता है, कितना होता है, 3000 ml होता है। IRV कितना होता है, 1100 ml, अभी अपन ने देखा था, है ना, कि बलपूर्वक बाहर छोड़ी गई वायु कितनी होती है, 1100 ml, और बलपूर्वक अंदर की ली गई वायु कितनी होती है, 3000 ml, ठीक है। और नॉर्मल जो सामान्य संवातन में कितना लेते हैं, 500 ml। इन सबको अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लगभग आ जाएगा 4600 ml, है ना। और यहाँ पर लेकिन 4600 का कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसके पास में जो ऑप्शन हमने को दिख रहा है वो है 4000 ml, तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तबस्सुम ने ए बताया, बिल्कुल सही जवाब बताया। नॉर्मल जो संवातन जो में जो लेते हैं 500 ml, इसको बोलते हैं टीवी, क्या बोलते हैं, टीवी, टाइडल वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। 12th की तरफ बढ़ते हैं। 12th का आंसर आपको करना, कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग्स फॉर एयर, है ना, वायु के लिए मानव फेफड़े की क्षमता कितनी होती है ये आपको बताना है।
3000 ml, 1500 ml, 1100 सॉरी 1000 ml या 500 ml, ठीक है। कितनी होती है कैपेसिटी ह्यूमन लंग की? 3000 ml, 1500 ml, 1000 ml या 500 ml, बताइए, कमेंट करिए। 12th का आंसर आपको करना है। चलिए इसका देखते हैं। अभी हमने देखा था आईसी का मान कितना था, 3000 के लमसम था, है ना। 3000 ml इंस्पायरेटिव कैपेसिटी जो होती है वो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। 13 में आपको बताना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में विघटन होता है ना। क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में विघटन होता है। कब होता है? उत्तकों में ऑक्सीजन का दबाव कम होने पर, उत्तकों में ऑक्सीजन का दबाव अधिक होने पर, उत्तक के अंदर एवं बाहर समान ऑक्सीजन दाब होने पर, या हमेशा होता है लेकिन ऑक्सीजन के दाब से संबंधित नहीं है। बताइए, 13 का आंसर आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं 13 की। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में विघटन जब होता है, जब क्या होता है, लो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है टिश्यू में। टिश्यू में जब लो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है तब ये कंडीशन बनती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 का आंसर आपको देना है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। चलिए बताइए, फेफड़ों की एल्वेलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है ना। कब होता है? ऑस्मोसिस, परासरण द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। बताइए, 14 का आंसर आपको बताना है, कमेंट करके जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फेफड़ों की एल्वेलाई में गैसों का आदान प्रदान हो जाता है ना। हमारे जो लंग्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्पंज जैसे होते हैं, ठीक है। और इनके जो ट्रेकिया आता है ना, ट्रेकिया फिर जब ये डिवाइड होके प्राइमरी टर्शरी, है ना, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, और फाइनली जब इसके एंड पे क्या होता है, ये ऐसी गुब्बारे जैसी बलून जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। इन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, है ना। और ये एल्वियोलाई जो होती है फाइनली गैसेस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो एल्वियोलाई में होती है ना। इसको लंग्स की यूनिट भी कहा जाता है, लंग्स की यूनिट भी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल इसके बिल्कुल कांटेक्ट में होती है ना। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और किसके कारण होता है वो? दाब सरल विसरण के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। सिंपल डिफ्यूजन की परिभाषा की बात करें तो क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, कम सांद्रता की ओर जाना, कम सांद्रता की ओर जाना, है ना। ये होता है डिफ्यूजन। लेकिन अगर इसके बीच में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर आप लगा देते हैं तो वो हो जाएगा ऑस्मोसिस। क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस, परासरण बोल देंगे उसको, ठीक है। बट यहाँ पे किसके कारण होता है? सिंपल डिफ्यूजन के कारण होता है। बी आंसर हो जाएगा। पेसिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोर्ट किसी भी गैस या किसी पार्टिकल का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, तो वो क्या बोला जाएगा? पेसिव बोला जाएगा। और अगर एनर्जी खर्च हो रही है तो वो क्या बोला जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? सिंपल डिफ्यूजन, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 का आंसर आपको देना है।
निम्न में से कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है? ए कोनिटेज, मेलिक डिहाइड्रेनेज या हेक्सोकाइनेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के सेशन का। चलिए देखते हैं। पूछा है निम्न में से कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है? तो हेक्सोकाइनेज जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, मेलिक डिहाइड्रेनेज पाया जाता है और एकोनिटेज भी पाया जाता है ना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन इतना ही था। कल एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ वापस आपसे जुड़ेंगे। 4:30 PM आपको आ जाना है और डेली आपको सेशन अटेंड करने हैं। ठीक है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सेशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो आप ज़रूर अटेंड करें। इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।